एक कपल अपने रिलेशनशिप के पहली डेट पर जाते हैं 20 दिसंबर 1968 को, और फिर रात 11 बजे करीब एक ओल्ड लेडी को उनकी लाश पड़ी हुई मिलती है। आखिर अचानक से ये क्या हुआ उनके साथ, और आखिर इन्हें मारने वाला था कौन? और यही नहीं बल्कि इसी महीने में और इसी साल में ऐसे ही 36 कपल्स की मौत हुई थी, सिर्फ कपल्स की। तो आइए दोस्तों इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर कौन था ये सीरियल किलर और इतने कपल्स को क्यों मारता था और कैसे मारता था, जिसे आज तक कोई पुलिस नहीं पकड़ सकी, और ये आज भी एक डर का निशानी बनकर रह गई। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि एक कपल की पहली डेट में उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ। ये सब वहाँ के एक आम आदमी रॉबर्ट ग्रे स्मिथ बताते हैं कि वहाँ एक और कार आया था जो उन दोनों कपल के कार के बगल में ही पार्क हुआ था। फिर उस कार से एक अनजान आदमी बाहर आया और उन कपल में से जो लड़की थी यानी बेट्टी वो बाहर आती है, और डेविड यानी उसका बॉयफ्रेंड जैसे ही बाहर आता है तो वो अनजान आदमी डेविड के खोपड़ी में अपने बंदूक से हेड शॉट दे देता है, और फिर वो किलर उस लड़की के पीठ पर 4-5 बार फायर करके उसे भी मार देता है, और फिर वो किलर वहां से कार लेके भाग जाता है। लेकिन ये किलर भाई साहब एक ही 2 मर्डर पे नहीं रुकते। फिर से 4 जुलाई 1959 को दोबारा से एक कपल डार्लेना फेरिन और माइकल मैग्यू जब ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में जाते हैं अपनी पहली डेट पे, जो कैलिफोर्निया में है। तो उनके साथ भी यही हुआ जो बेट्टी और डेविड के साथ हुआ था, मगर इस बार थोड़ा अलग केस था। वो किलर कार से बाहर आकर उनके मुंह पर फ्लैश लाइट मारता है और पिस्तौल निकाल कर 5 बार फायर करता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है और वो कार लेके फरार हो जाता है। और एक मजे की बात बता दूं कि वो किलर वापस आता है उसी जगह जहां पर उसने मर्डर किया था। पुलिस इन्वेस्टिगेटर जब वहां पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक लेटर मिलता है जिसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा था। उस लेटर में लिखा था, ये दोनों मर्डर मैंने ही किए हैं और इससे पहले वाले भी मर्डर मैंने ही किए थे, और इसी वजह से ये उस वक्त फेमस भी हो गया था इसी कारनामे से। एक बात और, जब उसने 2 कपल को मारा था ना, तब डार्लेना तो खत्म हो गई हॉस्पिटल जाते जाते, लेकिन माइकल अभी भी जिंदा था। टाइम पर उसे रेस्क्यू मिलने पर वो बच गया, और फिर वो पुलिस को बताता है कि उस सीरियल किलर की उम्र लगभग 26 से 27 थी, और फिर उसका हाइट वाइट जो उसने देखा था, मतलब जो भी उसने उस वक्त एक्सप्लोर किया था वो सब बता दिया। फिर वो किलर 1 अगस्त 1970 में वेलेजो टाइम हेराल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर, इन तीनों न्यूज कंपनी को एक लेटर भेजता है जिसमें वो सभी लॉ, कानून, कायदे सभी को ताना मार रहा होता है, और एक क्रिप्टिक वैल्यू के चार्ट में एक क्रॉस सर्कल बनाकर अपनी पहचान बताता है। और किलर ने हर न्यूज़पेपर वाले से कहा था कि उसकी न्यूज हर न्यूज़पेपर में प्रिंट होनी चाहिए, वरना वो हर एक हफ्ते में ऐसे मर्डर करता ही रहेगा। और 7 अगस्त 1970 में न्यूज इंडस्ट्री सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक लेटर दोबारा आया जिसमें लिखा था, डियर एडिटर, दिस इज जोडियाक स्पीकिंग। ये पहली बार हुआ था जब जोडियाक किलर ने खुद की पहचान बताया। तब से सबको पता चल गया कि ये जोडियाक ही है। और अब मेन मुद्दा तो अब आता है। 8 अगस्त 1970 को डोनाल्ड और बेट्टी जून हार्डर, जो कि यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा से डेसिफरिंग कोड जैसे बड़े वर्ड्स को सॉल्व करने का, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, एक कोर्स किया हुआ था। वो एक आर्टिस्ट थे इस चीज में। तो उन्होंने जोडियाक का 807 क्रिप्टोग्राम का कोड को सॉल्व किया था, जिसमें जोडियाक किलर ने खुद को एक द मोस्ट डेंजरस किलर बताया था। और अब 27 सितंबर 1970 ब्रियान हार्टनेल और सिसिलिया शेफर्ड, ये दोनों नए कपल एक पिकनिक पे जाते हैं लेक बेरिसा नाम के एक जगह पर, और वहीं पर एक अनजान आदमी आया जिसने मास्क पहने थे और आंख में गॉगल्स पहने थे। उस आदमी ने उन दोनों के सामने आकर बताया कि उसने एक कपल को मारकर उनकी कार लेके भागा था, यानी वो अपने पुराने मर्डर के किस्से बता रहा था। और ये बातें सुनकर उन दोनों की हवा टाइट हो गई। फिर उस आदमी ने सिसिलिया को कहा कि इस रस्सी से ब्रियान हार्टनेल के हाथों को बांध दो, और रस्सी बांधने के बाद जब वो रस्सी चेक करता है तो रस्सी एकदम ढीला बंधा हुआ था। ये देखकर जोडियाक के सनक गई और उसने ये सब मामला देखकर उन दोनों को चाकू निकालकर मार डाला। और वहां से जाते जाते उनकी कार पे कुछ लिख गया, और वो देखकर पुलिस वालों को यही लगा कि ये काम भी जोडियाक ने ही किया। और ऐसे ही ना जाने कितने मर्डर जोडियाक ने अंजाम दिए थे। जितने भी FBI पुलिस एंड जितने भी एजेंट्स थे सभी अपने एक्शन पे आ गए। और अब क्या हुआ गौर से सुनना। पुलिस को उन प्रिजनर्स पे शक होने लगा जो कुछ रिलेटेड थे जोडियाक से, मतलब अभी पता चल जाएगा। आर्थर एलन, जो एक नेवी में काम करता था, जिसे किसी क्राइम की वजह से नेवी से निकाल कर अंदर कर दिया गया था, उसी एलन और जोडियाक की हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम मिलती जुलती थी। और एलन के घर में बॉम्ब बनाने का भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और न जाने कितने सारे एटम बॉम्ब से रिलेटेड एलिमेंट
एलिमेंट्स भी पाए गए थे और इस वजह से भी उसे अंदर किया गया था। और ये उसी समय पाया गया जिस समय ज़ोडियाक अपना खेल खेल रहा था। लेकिन जब एलन पकड़ा गया था तो उस वक्त ज़ोडियाक की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया इसको बचाने का, तो इससे ये इंटरलिंक नहीं होता। और दूसरी चीज 1992 में एलन की मौत हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी रास्ता नहीं मिल सका उसे पकड़ने का। और ज़ोडियाक भी उसी समय से गायब हो गया और आज तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर वो था कौन, कहां से आया था और वो सिर्फ कपल्स को ही क्यों मारा करता था। ये सारा राज ही रह गया। और आज के टाइम में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं भी सर्च करें तो आपको सिर्फ एक थ्योरी दी जाएगी, ना कि हकीकत बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत था। बाकी अगर आपको हॉरर स्टोरी से रिलेट कोई वीडियो पसंद आती है तो आई बटन में आप जाकर मेरी एक फिलहाल में जो वीडियो आई थी ब्लडी मैरी के ऊपर कि वो आखिर थी कौन, इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन है, तो जरूर जाकर देखिएगा।